जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग देखेंगे विधानसभा के अधिकार और कार्य। विधानसभा के अधिकार और कार्य देखेंगे हम लोग। ठीक, इसमें सबसे पहला है विधि निर्माण। सबसे पहला क्या है? विधानसभा के अधिकार और कार्यों में विधि निर्माण। तो सबसे पहला क्या है? इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। ठीक ना? राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है, पहली बात। दूसरा, समवर्ती सूची के संबंध में विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों पर परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णीय होगी। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि दोनों में यदि मतभेद हो जाएगा, ठीक ना, दोनों पर यदि सहमति नहीं बन पाएगी तो वहां पर संसद की जो बात है वो क्या होगी? संसद ने जो विधि बनाया है वही जो है वो मान्य होगा। ठीक, नेक्स्ट है वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार का वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वित्तीय जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को अपने प्रस्तुत करता है, जिससे शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। ठीक ना? बजट क्या होता है? वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। किसमें किया जाएगा? विधानसभा में, क्योंकि वो जो है वो लोगों का सदन है। लोगों के लिए वो जो है क्या करती है? निर्णय लेती है। और ये जो धन होता है वो भी टैक्स का अमाउंट होता है, तो यह पैसा किसका है? लोगों का। तो इस पैसे पर अधिकार किसका है? लोगों का अधिकार है। और लोगों का डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। क्लियर? जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है? विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां दे सकता है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक ना? विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है कि ये आप इसमें सुधार कर लें, परंतु ना वो उसको अस्वीकार कर सकती है ना ही उसमें वो क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। क्लियर? ना ही उसमें वो जो है संशोधन कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिन बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो समूचे मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता। क्लियर? संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि कौन से संशोधन में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है? यदि संघीय स्वरूप को प्रदान करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक है तो जो उसके संघीय जो देश के संघीय स्वरूप को क्या कर रहा है? उसको डिसबैलेंस कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी अधिकार।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी प्राप्त है। ये देखिए, ये राज्य हैं, विधानसभा, विधान परिषद ना, और विधानसभा में कितनी सीट्स है और विधान परिषद में कितनी सीट्स हैं, इस बात का यहां पर विवरण दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234। ठीक ना, ये आप पूरा ये देख ले लिस्ट और ये लिस्ट। ठीक ना, उसके बाद ये देख लें, इसमें बेसिकली आप यूपी का याद रखें, बिहार का याद रखें, है ना, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनका आप जो है याद रखें। ठीक ना, दिल्ली, पुदुचेरी, दिल्ली का 70 है, पुदुचेरी का 30 है। ठीक, ये सबका मासिक वेतन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, राष्ट्रपति का बस एक बार आप देख लें। राइट, शपथ और त्याग पत्र। राष्ट्रपति, ये बड़ा अच्छा है, देखिए बहुत, यहां पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बड़ा अच्छा किया है कि एक जगह पे जो है ये आपको दे दिया, नहीं तो एक जगह पे ये क्या है, मिलता नहीं है ना, एक जगह पे ये क्या है, नहीं मिलता है। ठीक, यहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। लेकिन उसको त्यागपत्र कौन दिलाता, त्यागपत्र किसको देता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को, यानी ऐसे कर लिया। ठीक ना, लेकिन देखिए आप शपथ वाले मामले में शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता है। यहां देखिए, जब त्यागपत्र की बात आएगी तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक ना, लेकिन यहीं पे आपको कंफ्यूज कर देगा कि शपथ वाले मामले में राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। क्लियर। नेक्स्ट है राज्यपाल। तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन राज्यपाल अपना जो है त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। ठीक ना, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, देखिए कौन कौन राष्ट्रपति को देते हैं, ऐसे देख लीजिए आप। देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। बस राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र खुद तो देगा नहीं, तो उपराष्ट्रपति हो गया, और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक ना, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति को नहीं देता है। ठीक, और एक चीज देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शपथ नहीं होता है, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं दिलाता है कोई। ठीक ना, ऐसे ही ये भी देख लें आप कि कौन से में राष्ट्रपति हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, मुख्यमंत्री की। राइट, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, चयनित नहीं होता है। क्या होता है, नियुक्त होता है। साधारणतया वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। मुख्यमंत्री ही क्या करता है, राज्यपाल तक पहुंचाता है मंत्रिपरिषद के निर्णयों को। यहां पे क्या कहा जा रहा है, 51वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा।
जो मंत्रिपरिषद होगा वो राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, मैक्सिमम कितना होगा, 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, लेकिन 15% से ज्यादा भी नहीं हो सकती, 15% से ज्यादा भी नहीं हो सकती है, ठीक ना। नेक्स्ट, जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के ही द्वारा यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा बताता है, परिभाषित करता है, कार्यों को परिभाषित करता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लिख लें, इंपॉर्टेंट, राइट। केंद्र शासित प्रदेश, अब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देख लें। केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के द्वारा सीधे नियंत्रण में होता है। और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक ना। ब्रिटिश शासन काल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे। बाद में इसे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इन्हीं भाग ग के राज्यों में घ प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। ये भाग क ख ग हटा दीजिए। 56 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। किस अधिनियम में, ये इंपॉर्टेंट है, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में इन्हें यूटी का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा इन्हें दे दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इन्हें क्या किया गया, गठित कर दिया गया, ठीक ना। धीरे धीरे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा मिल गया, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को क्या मिल गया, राज्य का दर्जा मिल गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब यह पूरी तरह क्या है, ये राज्य हैं, ठीक। 1950 में संविधान में राज्यों या संघीय क्षेत्रों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत पूर्व जम्मू एवं कश्मीर के 2 अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया, जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र तथा लद्दाख संघीय क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में उसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। संसद में भारत सरकार ने इन 2 संघीय क्षेत्रों के सृजन के निम्न कारण बताए थे, ये कारण आप देख लें, कारण इतना, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में, तो ये याद रखेंगे, भाग 8 अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, ठीक ना। यद्यपि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं होती है। यह सेंटेंस में आपको दे सकता है, इसको थोड़ा आप जो है ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति द्वारा, जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट कौन होता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक। उसको पदनाम कौन दे सकता है, राष्ट्रपति। वर्तमान में यह पदनाम उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक हो सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, ठीक ना। कौन नियुक्त करेगा, संसद नहीं, राष्ट्रपति। संसद नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक ना। इस हैसियत से राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। देखिए कहां कहां पे, अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल बुलाया था, चंडीगढ़ में प्रशासक, दादरा नगर हवेली में प्रशासक, यहाँ पे प्रशासक, यहाँ पे उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बोली जाती है यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। 70 सदस्य हैं, विधायिका है यहाँ पर, ठीक।
दो तीन जगह पे जहां जहां पे विधायिका है वो कौन कौन सी है, ये ध्यान रखिए। दिल्ली, ठीक ना, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक। इनकी न्यायपालिका कहाँ कहाँ पे है एक बार देख सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 1963 में, दिल्ली में 1992 में विधानसभा गठित की गई थी। कब गठित की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान किया गया, लेकिन मई 2024 तक वहां पे कोई चुनाव नहीं हुआ। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। दादरा नगर हवेली का प्रशासक दमन एंड दीव का भी प्रशासक होता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों के विषय पर विधि बना सकती है। संसद के इस शक्ति का विस्तार पुदुचेरी, दिल्ली या जम्मू कश्मीर तक है, जबकि इनकी अपनी विधायिकाएं हैं, ठीक ना। यानी कि केंद्र शासित राज्य को अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायिका शक्ति खत्म नहीं होती है, परंतु पुदुचेरी एवं दिल्ली विधानसभा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती, ठीक है। दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के विषय, लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि पर विधि नहीं बना सकती। इस पर अभी कुछ साल पहले काफी विवाद छिड़ा था इस टॉपिक पे, ठीक ना, काफी विवाद छिड़ गया था। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। तो 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस ईयर में, सबसे पहले तो 1991 में। और ये संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 69वां, यहां से पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक ना। उसमें दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान किया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया है। पूर्व में दिल्ली में महानगरीय परिषद एवं केंद्रीय परिषद हुआ करती। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है केंद्र राज्य संबंध। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है, और संघवाद इस प्रणाली कनाडा से के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध जो है ये संघवाद पर है। संघवाद शब्द जो है, टर्म है, वो कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा। न्यायपालिका तो एकीकृत है ना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, यहाँ पे ध्यान रखिए, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे से संबंधित सूची दी गई है। वहां पे 3 सूचियां हैं, संघ राज्य और समवर्ती, ठीक ना। तो किसमें, 7वीं अनुसूची, ये आप ध्यान रखेंगे, 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। किस योजना पर आधारित है, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। नेक्स्ट है संघ सूची। संघ सूची में कौन से विषय शामिल किए गए, इसमें जो है जैसे क्या कहते हैं, कुल विषय 100 हैं, तो 100 आप याद नहीं कर सकते हैं जितने इसमें दिए हुए। ये PYQ से आप याद कर लीजिएगा, ये ना, ये लगभग PYQ वाले ही हैं। इसमें रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाकघर, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल। तो इसमें आप देखेंगे ना, तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, आपको पकड़ में आ जाएंगे कि ये देखिए, जैसे आप समझिए इस बात को, कौन सा जो है इसमें संघ सूची में होगा। ये पीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये फेवरेट टॉपिक है पीसीएस का, ठीक ना। यहाँ से पूछता है कि कौन सा संघ सूची में नहीं है निम्न में से। तो याद रखिए संघ सूची और राज्य सूची, ताकि आप समवर्ती सूची वाला आप खुद ही हो जाएगा आपसे। देखिए डिफेंस, स्टेट कैसे, यूपी कैसे पूरे कंट्री का डिफेंस देख लेगा, आप बताइए, देख लेगा नहीं ना। विदेशी मामले कभी देखें जल्दी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो अमूमन, जैसे किसी भी देश के अगर जो है आते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो विदेशी मामलों पे बात होती है,
तो वो ज्यादातर कौन डील करता है? प्रधानमंत्री डील करते हैं, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, तो ऐसा बोला जाता है क्या यूपी छोड़ देगा अणु, परमाणु बम यूपी छोड़ देगा, न्यूक्लियर ऐसा ये कर देगा, ज्यादातर क्या भारत सरकार छोड़ देगी, ठीक ना। सीमा शुल्क, जनगणना, विदेश से ऋण राज्य नहीं लेते हैं, बहुत मतलब लगभग ना के बराबर अलाउड है। डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, भारतीय रेल बोला था कहीं पे बिहार रेल में आपका स्वागत है, बोले ना भारतीय रेल आपका स्वागत करती है। वायु और जल, जल परिवहन, ठीक। राज्य सूची का ऐसे ही आप याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद करना, ये ज्यादा है, कठिन है, पर इनको याद करना है, आप याद कर लीजिए, ठीक ना। मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इनको याद कीजिए। तीनों सूची में जो जो दिया हुआ है, एटलीस्ट जो लूसेंट में और पीवाईक्यू में दिया हुआ, दोनों को आप याद कर लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन, बाट माप, जानवर, पक्षियों की सुरक्षा आदि के विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला है अवशिष्ट विधायी शक्ति। ये समवर्ती सूची नहीं है, यह है अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? संसद को प्रदान किया गया। अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या कितनी है? 97 है। ये सब छोड़ दें, ठीक ना। आगे बढ़िए। राज्य सूची के विषय में संसद के कानून बनाने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले तो किस अनुच्छेद में दिया गया? ये अनुच्छेद एग्जाम में पूछता है, 249। 249 इसमें क्या किया गया है? यह प्रावधान किया गया कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित, ये देखिए ध्यान रखिए यहां पे, राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि यह राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची के वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक ना। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून कितने वर्ष के लिए? यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए ही प्रवर्तनीय होगा, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही वर्ष के लिए बढ़ाया, एक बार में एक ही वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के नियम पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक ना। संघ के प्रमुख राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं? राज्य के प्रमुख राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं? इनकी लिस्ट बना करके, नोट्स बना करके इनको रट जाइएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति, सरकरिया आयोग। इसमें से राजमन्नार आयोग और सरकरिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं, ठीक ना। सरकरिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय जो न्यायाधीश थे आर एस सरकरिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, ठीक ना। बस इसमें इतना ध्यान रखें, इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, ये सभी आर्टिकल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू 247, 249, 268A, 268, 262, 257, ये यहां से लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 छोड़ करके
सब इंपॉर्टेंट है लगभग, ठीक ना। पुंछी आयोग, यह 2007 में बनाई थी। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बनाया गया था। तो पुंछी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है पुंछी आयोग, यह भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ये सब किसकी मृत्यु हुई, कब क्या हुई, अमरीश वागची, ये सब नहीं याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद। सबसे पहले आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 263, आर्टिकल नंबर 263 अंतर्राज्यीय परिषद है इसमें, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति, संसद नहीं, ठीक ना, और न कि संविधान। राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कर सकता है, ठीक ना। केंद्र राज्य सरकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए गठित सरकारीय आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की अनुशंसा की थी, ठीक ना। किसने अनुशंसा की थी? सरकारीय आयोग ने। कब की थी? 1983 से 88। सरकारीय आयोग की सिफारिश को मानते हुए वीपी सिंह ने नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार थी उस समय, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया। किसके कहने पे हुआ था? सरकारीय आयोग की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है ना। इसमें अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अन्य सदस्य कौन होते हैं? सभी सदस्यों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। ये आप जो है बताने से, पढ़ाने से नहीं याद होगा, इसको जो है लिस्ट बना करके आप इसकी नोट्स बनाकर ले, आप इसको बार बार पढ़ें तब ये याद होगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करेगा। यह बात ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं करेगा या राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक ना। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 3 बैठकें होनी चाहिए एक वर्ष में, मिनिमम 3 बैठक होगा। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख का राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना है, ठीक ना। इसको अंडरलाइन कर लिए। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, किंतु इसकी प्रकृति सलाहकारी होगी। सलाहकारी, इसकी प्रकृति बाध्यकारी नहीं होगा। जो कहेगा वो बाध्य नहीं होगा, सिर्फ सलाह के तौर पे लिया जाएगा। यह एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना, परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं? ये लिस्ट बना करके इसको आप लोग याद कीजिए। परिषद के सहायकर्ता एक सचिवालय, जिसको लिस्ट बना के याद करने के लिए बोलता हूं, यानी वो इंपॉर्टेंट है। नहीं याद करेंगे धोखा खा जाएंगे, ठीक ना। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तत्कालीन मंत्री थे उस समय जो है वीपी सिंह, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। क्लियर? तो ये रहा आपका जो है आज का पॉलिटी। आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 19 निर्वाचन आयोग, ठीक ना। निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये भाग याद रख लीजिएगा सबसे पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, ये याद रख लीजिएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो शुरू में बता देता हूं आपको, जो जो इंपॉर्टेंट है इनके नोट्स बना करके आप इनको जो है क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा, ठीक ना। अन्य चुनाव आयुक्तों का 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। किसका 6 वर्ष 62 वर्ष है, किसका 6 वर्ष 65 वर्ष है, ठीक। तो बाकी निर्वाचन आयोग हम लोग देखते हैं अपने कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।